हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंसुलिन एंड पोटासियम। हम जानते हैं कि इंसुलिन को हाइपर कैलीमिया में यूज़ किया जाता है। हाइपर कैलीमिया यानी कि हाई पोटासियम लेवल्स। ठीक है। तो हम इनका रिलेशनशिप जानने से पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मल पोटासियम लेवल्स कितने होते हैं। नॉर्मल पोटासियम, तो पोटासियम को हम दो तरीके से देखते हैं। एक, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। दूसरा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें इसकी कंसंट्रेशन पोटासियम की 3.5 टू 5.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होती है। वहीं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन 140 टू 150 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इस डिफरेंस को क्रिएट कौन रखता है, इस डिफरेंस को क्रिएट करके रखता है सोडियम पोटासियम एटीपीएज। सोडियम पोटासियम एटीपीएज क्या है? एक पंप है जो कि सोडियम को सेल से बाहर फेंकता है और पोटासियम को सेल के अंदर लेके आता है। तो इसी की वजह से इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में इतना डिफरेंस क्रिएट रहता है। इसी से हम देख सकते हैं कि पोटासियम क्या है? एक प्राइमरीली इंट्रासेलुलर कैटायन है। इंट्रासेलुलर कैटायन। ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरीके से इंसुलिन इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी एक सेल है और सेल के ऊपर ये हमारा इंसुलिन रिसेप्टर है। इंसुलिन का रिसेप्टर कौन सा होता है? तो इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर क्या है? एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स हैं। ठीक है। तो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में दो अल्फा यूनिट्स होती हैं और दो बीटा यूनिट्स होती हैं। जो अल्फा यूनिट्स हैं इनके ऊपर इंसुलिन आकर के बाइंड करता है। जो बीटा यूनिट्स हैं इनमें टायरोसिन काइनेज एंजाइम होता है और टायरोसिन के रेजिड्यूज होते हैं। ठीक है। तो जैसे ही इंसुलिन आकर के बाइंड करता है तो ये टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है ये टायरोसिन रेजिड्यूज को क्या करेगा? फॉस्फोराइलेट करेगा। तो इन सब के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, तो इनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा। इस फॉस्फोराइलेशन को हम बोलते हैं क्रॉस ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ऑटोफॉस्फोराइलेशन, क्रॉस ऑटोफॉस्फोराइलेशन। क्रॉस यानी कि ये एंजाइम इधर वाले टायरोसिन रेजिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करेगा और ये एंजाइम इधर वाले टायरोसिन काइनेजेस को टायरोसिन रेजिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक है। अब ये फॉस्फोराइलेट होने के बाद में ये अपनी तरफ इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करेंगे। ये है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। और ये जब इसके पास आएगा तो ये टायरोसिन काइनेज एंजाइम इसके टायरोसिन रेजिड्यूज को भी फॉस्फोराइलेट कर देगा। और जब ये टायरोसिन फॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो हम बोलते हैं कि इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट एक्टिवेट हो गया है। अब ये एक्टिवेट होने के बाद में ये एक स्कैफोल्ड प्रोटीन की तरह काम करता है, यानी कि बाकी प्रोटीन्स को एक साथ लेके आने की कोशिश करता है। तो आईआरएस क्या करेगा? इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट एक्टिवेट होने के बाद में एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसको हम बोलते हैं PI3 के एंजाइम। PI3 के क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फोस्फोटिडाइल आइनोसाइटोल 3 काइनेज। फोस्फोटिडाइल आइनोसाइटोल 3 काइनेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये PIP2 को PIP3 में कन्वर्ट करता है। PIP2 क्या है? PIP2 है फोस्फोटिडाइल आइनोसाइटोल बिसफॉस्फेट और PIP3 फोस्फोटिडाइल आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट। यानी कि PIP PI3 के एंजाइम PIP2 में एक और फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देगा जिससे कि वो PIP3 बन जाएगा। ठीक है। अब ये PIP3 क्या करेगा? ये PDK1 एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। PDK1 एंजाइम क्या है? फोस्फोटिडाइल डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। फोस्फोटिडाइल डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। ठीक है। ये PDK एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद में AKT को एक्टिवेट करेगा। AKT क्या है? AKT का दूसरा नाम है प्रोटीन काइनेज बी। तो प्रोटीन काइनेज बी भी क्या है? एक काइनेज एंजाइम है। काइनेज एंजाइम है यानी कि जितने भी काइनेज एंजाइम वो क्या करते हैं? फॉस्फोराइलेट करते हैं फर्दर किसी ना किसी प्रोटीन को या एंजाइम को। ठीक है। तो प्रोटीन काइनेज बी अब किसको फॉस्फोराइलेट करेगा? ये करेगा PP1 को। PP1 क्या है? प्रोटीन फोस्फेटेज। प्रोटीन फोस्फेटेज। तो आपने देखा होगा कि अब तक जितने भी हमारे पास एंजाइम आए हैं वो सारे क्या हैं? काइनेजेस थे। तो काइनेजेस क्या करते हैं? काइनेज एंजाइम्स क्या करते हैं?
फोस्फोराइलेशन। और ये एंजाइम हमारा क्या आया अभी, फोस्फेटेज। तो फोस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, फोस्फेटेज फोस्फेटेज एंजाइम डीफोस्फोराइलेशन करता है। ठीक है, यानी कि ये फोस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा वापस। अब ये किसके फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा, ये देखने से पहले हम थोड़ा सोडियम पोटासियम एटीपीएस के बारे में जानते हैं। तो सोडियम पोटासियम एटीपीएस क्या होता है, एक पंप है जो कि 3 सोडियम आयंस को सेल से बाहर फेंकता है और 2 पोटासियम आयंस को सेल के अंदर लेके आता है एक्सचेंज में। पोटासियम एटीपीएस क्या करेगा, 3 सोडियम आयंस को सेल के बाहर लेके जाएगा और 2 पोटासियम आयंस को सेल के अंदर लेके आएगा। ठीक है, लेकिन इस एंजाइम में क्या होता है, एक जगह के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है और ये उस जगह पर अटैच्ड होता है जहाँ पर अटैच होने से ये इसकी एक्टिविटी को कम कर देगा, यानी कि इसकी एक्टिविटी इनहिबिटेड रहती है इस फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट की वजह से। तो इसलिए ये हमारा PP1 प्रोटीन जो है, प्रोटीन फॉस्फेटेज, ये इस फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहेगा तो सोडियम पोटासियम एटीपीएज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इंसुलिन जो है वो सोडियम पोटासियम एटीपीएज एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और इसीलिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटासियम होता है उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेके आता है, सेल के अंदर पुश करता है। इसीलिए इसीलिए इंसुलिन को किस में यूज किया जाता है, हाइपर कैलेमिया में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाइपर कैलीमिया में और कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं और किस तरीके से यूज़ की जाती हैं। तो हाइपर कैलीमिया में यूज़ की जाने वाली ड्रग्स में सबसे पहले हमारा हम यूज जो हाइपर कैलीमिया में जब ईसीजी चेंजेस आ जाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो टारगेट होता है वो होता है कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का। तो सबसे पहले हम कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं, कार्डियक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन। तो उसके लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट को इसमें प्रेफर किया जाता है हमेशा। उसके बाद जब कार्डियक मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाती है फिर हम सोचते हैं कि अब पोटासियम को सेल के अंदर, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट पोटासियम को कुछ भी नहीं करता, ये केवल कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेगा, पोटासियम को सेल के अंदर पुश करने का काम इसका नहीं है। ठीक है, ना ही हम इसको उस टारगेट से देते हैं। इसके बाद हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो ड्रग्स हैं जिससे कि पोटासियम सेल्स के अंदर शिफ्ट हो सके, यानी कि टू शिफ्ट पोटासियम इनटू सेल्स। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, सबसे पहला ऑप्शन हमने अभी पढ़ा इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन क्या है, इंसुलिन अकेले पोटासियम को सेल्स के अंदर पुश नहीं करेगा, बल्कि ये हम जानते हैं कि इंसुलिन ग्लूकोज को भी सेल्स के अंदर पुश करता है। तो अगर एक नॉर्मल पेशेंट जिसको कि डायबिटीज़ नहीं है उसको अगर बाहर से इंसुलिन देंगे तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, इसलिए इंसुलिन के साथ में हमेशा ग्लूकोज देते हैं हाइपर कैलीमिया के केस में, ताकि टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो इंसुलिन के साथ में ग्लूकोज देंगे ताकि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बीटा टू अगोनिस्ट। बीटा टू अगोनिस्ट यानी कि जैसे कि सालबुटामोल। तो बीटा टू अगोनिस्ट भी सिमिलरली काम करता है, सोडियम पोटासियम एटीपीएस की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है जिससे कि पोटासियम सेल्स के अंदर चला जाता है। एक और ड्रग है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे सेल्स के अंदर पुश करता है वो पोटासियम को, सोडियम बाइकार्बोनेट को तब दिया जाता है जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से पोटासियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं जिसकी वजह से एल्कलोसिस करवाता है ये। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करवाएगा, एल्कलोसिस, जिसकी वजह से पोटासियम सेल्स के अंदर मूव करेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा, हम पोटासियम को सेल्स के अंदर शिफ्ट करने के साथ साथ में क्या कर सकते हैं, पोटासियम को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा सकते हैं।
तो बॉडी से एक्सक्रीट करवाने के लिए क्या करेंगे हम, एक्सक्रीशन के लिए क्या करेंगे, डायूरेटिक्स का यूज़ करेंगे। डायूरेटिक्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो डायूरेटिक्स में कौन से डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स में मेनली लूप डायूरेटिक्स या यूज़ किए जाते हैं, लूप डायूरेटिक्स, जैसे कि फिरोसेमाइड। लूप डायूरेटिक्स के अलावा और कौन से डायूरेटिक्स यूज़ किए जा सकते हैं, थायाजाइड्स, ठीक है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने पोटासियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यूज़ नहीं करने हैं, जैसे कि स्पायरोनोलैक्टोन, ठीक है, अमाइलोराइड, ये सब यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, नहीं तो ये वापस पोटासियम के लेवल्स को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इससे आगे और हमारे पास क्या ऑप्शन है, इससे आगे हमारे पास ऑप्शन है कैटायन एक्सचेंजर्स। कैटायन एक्सचेंजर्स, कैटायन एक्सचेंजर्स किस तरीके से काम करते हैं, कैटायन एक्सचेंजर्स जीआईटी में पोटासियम के साथ बाइंड कर जाते हैं, जिससे कि पोटासियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन का इनहिबिशन करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं कैटायन एक्सचेंजर्स का एग्जांपल, एक है SZC, यानी कि सोडियम जिरकोनियम साइक्लोसिलिकेट, साइक्लोसिलिकेट, या फिर SPS सोडियम पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट, ठीक है। मेनली SZC को यूज किया जाता है, इसी को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस जो है वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, मोस्ट इफेक्टिव, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस के चलते हम हीमोडायलिसिस को पहले प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।